बता रहा हूँ उस प्रश्न को ध्यान से देखिए और फिर अपने शिक्षक को पूछिए कि क्या आपने एनसीईआरटी का बुक्स देखा है। क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं एनसीईआरटी से बता रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्न आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। आपके साथ धोखा किया जा रहा है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो मैं एमसीक्यू स्टार्ट करता हूँ, इसको देख लीजिए। ये टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। इसमें से कई प्रश्न आपको अगर सेम टू सेम दिख जाए तो इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं। मैंने लिया है पहला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना है 1857 से, तो प्लासी का युद्ध में पहला क्वेश्चन में 1700 में क्यों जा रहा हूँ, उसका भी कारण है। पहले मैं आपको आंसर बता दूं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 20 जून 1756 को, 22 अक्टूबर 1764 को, 29 मार्च 1857 को या 23 जून 1757 को। तो इसका आंसर होगा 23 जून 1757 को। चूंकि 1857 की क्रांति के पीछे एक मकसद था, एक अंदर भावना का काम कर रही थी कि जैसे इस दिन क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध के समय अंग्रेजों ने राजनीतिक रूप से भारत पे अधिकार करना शुरू कर लिया था। इन्होंने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया था और बंगाल उस समय का बहुत बड़ा राज्य था, क्षेत्र था। तो यहाँ से इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पे कब्जा करना शुरू करती है, यानी इस तरह से इसकी गुलामी की जो प्रारंभ माना जाता है। तो यह भावना अंदर भारतीयों में ये कर रही थी 1857 के आसपास की, कि जैसे ही प्लासी के युद्ध के 100 साल होंगे, यानी कि 23 जून 1857 होंगे, उस दिन भारत आजाद हो जाएगा। इसी के संदर्भ में ताना बाना बुना गया था और विद्रोह हुआ था। इसलिए प्लासी का युद्ध आपको जानना है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ये सारे डेट, जितने भी डेट हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। इन सब के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, ये रैंडम कुछ लिखा हुआ नहीं है। 20 जून 1756 को क्या हुआ था कि ब्लैक होल की घटना घटी थी। सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक 18 फीट गुने 14 फीट 10 इंच के एक कमरे में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई थी। यह घटना 20 जून 1756 को हुई थी। वहां से सिर्फ 23 लोग बचे थे, 123 मर गए थे। 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? ये आगे प्रश्न है, उसमें हम धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो सारे जो डेट दिए हैं वो इम्पोर्टेंट डेट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग को गोली कब मारी थी? जैसे ही सिपाहियों ने विद्रोह का प्रारंभ जो होता है, ये कब से होता है? जब मंगल पांडे ने विद्रोह कर देता है, तो यहाँ से स्टार्ट माना जाता है, यानी कि चिंगारी यहाँ से सुलगती है। इस प्रश्न में भी बहुत सारे चीज मैंने डालने की कोशिश की है। जैसे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, ये भी आपको याद रखना है। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे जो था कौन से बटालियन का था? तो 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के बैरकपुर में वो पोस्टेड था। तो मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग को गोली कब मारी थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 29 मार्च 1857 को। याद रखेंगे, मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट को गोली मारी थी 29 मार्च 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई से क्वेश्चन आगे है। 10 मई को क्या होता है? 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है। और 11 मई को क्या होता है? 11 मई 1857 को जो क्रांतिकारी थे, जो विद्रोही थे, वो दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो उस समय का मुगल सम्राट था, उसे विद्रोह का नेतृत्व प्रदान कर देते हैं और उसे विद्रोह का नेता घोषित कर देते हैं। 11 मई के समय, वो मई का जो महीना था रमजान का महीना था। इस समय भी पूछा जा सकता है कि विद्रोह कौन से महीने में स्टार्ट हुआ था, तो रमजान का महीना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 मई 1857 को सैनिक विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? बैरकपुर, मेरठ, लखनऊ, जमशेदपुर। तो आप ध्यान रखेंगे विद्रोह की चिंगारी सुलगी थी बैरकपुर में, जब मंगल पांडे साहब ने गोली मार दी थी बाघ को। तो हम वहां से उसको स्टार्ट नहीं माना जाता। इतिहासकारों ने जो मूलतः रूप से स्टार्ट माना है वह 10 मई 1857 को विद्रोह को ही माना है, जो कि मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये याद रखेंगे हमेशा, ये इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। विलियम बेंटिक, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि डलहौजी इसके जस्ट पहले था, 56 तक था। 1857 में लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो हम लॉर्ड कैनिंग को याद रखेंगे। नेक्स्ट है अवध रियासत के बारे में यह किसने कहा था कि यह चेरी का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। यह एक स्टेटमेंट है जब अवध को, जो उसमें का बहुत बड़ा रियासत था, 1856 में उसको अंग्रेज के अधीन कर लिया गया, अंग्रेजी रियासत के अधीन कर लिया गया। तब यह करने के पहले का ही स्टेटमेंट है। उनको मिलाया गया था अवध को 1856 में, उसके पहले का यह स्टेटमेंट है कि यह किसने कहा था कि चेरी का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। वेलेजली, डलहौजी, विलियम बेंटिंक और जनरल नील। तो आप जानते हैं कि हड़प नीति जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति किसकी थी? डलहौजी का। और ये डलहौजी यह ख्वाब देख रहा था किसके? अवध के संदर्भ में, और 1856 को अवध को हड़प लिया गया। लॉर्ड वेलेजली कौन है? लॉर्ड वेलेजली जो है सहायक संधि का जन्मदाता है। इसे बंगाल का टाइगर भी कहा जाता है। 1798 में इसने सहायक संधि को जन्म दिया। नेक्स्ट प्रश्न है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को निष्कासित करके कहाँ भेज दिया गया था? अवध के जो नवाब थे उस समय 1857 के 56 के समय, वो बहुत ही पॉपुलर नवाब थे वाजिद अली शाह। तो जब अवध को हड़प लिया गया तो इनको निष्कासित कर दिया गया। और कहाँ भेज दिया गया? रंगून, कोलकाता, ढाका या लाहौर? इनको भेज दिया गया कोलकाता। रंगून किसको निर्वासित किया गया था? ये आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय को, जो उस समय के मुगल सम्राट थे, जिसे विद्रोहियों ने अपना नेतृत्व प्रदान कर दिया था। तो अगर बहादुर शाह जफर आएगा तो रंगून, और नवाब वाजिद अली शाह आएगा तो कोलकाता या कलकत्ता। पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब ने 1857 की क्रांति में किस स्थान के बगावत की बागडोर को संभाला था? यानी कि नाना साहब कहाँ से लड़ रहे थे? सीधी सी बात, लखनऊ से, दिल्ली से, बरेली से या कानपुर से? तो नाना साहब विद्रोहियों का नेतृत्व कानपुर में कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों ने संदेश प्रसारित करने के लिए किया था? लाल मिर्च, दूब के घास, चपाती या चावल? इसका आंसर हो जाएगा चपाती। चपाती को कोड के रूप में एक दूसरे गांव में पहुंचाया जा रहा था, एक दूसरे ग्रुप में, जो 1857 की क्रांति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनके पास चपाती पहुंचाया जा रहा था। 1857 के समय में वो टेक्नोलॉजी थी नहीं आज के जमाने में कि फोन किया जाए या चिट्ठी लिखा जाए, तो कोड के रूप में चपाती, क्योंकि चपाती हर घर में अवेलेबल है, तो अंग्रेजों से छुप कर भी इसको संचालित करना था, मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह डिलीवर करना था। इसलिए इस कॉमन चीज को चूज किया गया, जो सबके घर में उपलब्ध है, वो था चपाती। इसे एक जगह से दूसरे जगह कैरी करना भी आसान था। अगर चावल से, इसी से अगर राइस से भात बना दिया जाए तो इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है चपाती के बनिस्पत। चपाती को आप पैकेट में, धोती में बांध करके कैरी कर सकते थे उस समय।
तो इसका आंसर हो गया चपाती। 1859 में यह क्वेश्चन जो है अभी ये बहुत ही वीवीआई इसको मान के चलिए। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, द रिलीफ ऑफ लखनऊ 1859 में, यानी कि जब क्रांति समाप्त हो गई थी तब उसके बाद एक चित्रकार ने इस नाम से, लखनऊ की राहत के नाम से एक चित्र बनाया था। ये सारे अगर आपको अनजान से प्रश्न लग रहे होंगे तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उस चैप्टर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां देख लीजिएगा, ये सारे आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही प्रश्न जब आपके सामने आते हैं पेपर में और आप मिस कर जाते हैं, क्योंकि जहां से बोर्ड ने बोला हुआ पढ़ने के लिए वहां से आपको पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तो द रिलीफ ऑफ लखनऊ का जो चित्रकार है वो देखिए कौन है, थॉमस जोन्स बार्कर, जोसेफ नोएल पेटन, मिस व्हीलर या जॉन टेनियल। तो इसका जो है चित्रकार है थॉमस जोन बार्कर, इसका नाम याद रखेंगे। दो पेंटर का नाम याद रखेंगे 1857 की क्रांति के संदर्भ में, थॉमस जोन बार्कर और नेक्स्ट जो है आगे में मैं बताऊंगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम, इन मेमोरियम इंग्लिश में IN और मेमोरियम, मेमोरियल से बना है मेमोरियम, किसने चित्रित की थी, यानी यहाँ भी पेंटर का नाम पूछ रहा है। फेलिस बिट्टो, जॉन टेनियल, थॉमस जोन बार्कर, जोसेफ नोएल पेटन। तो इसका आंसर है जोसेफ नोएल पेटन। एनसीईआरटी की बुक देखेंगे वहां पे दोनों के जो पिक्चर्स हैं वहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकने कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को सेना में इस्तेमाल किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ कराया था। आप जानते हैं कि चर्बी वाली कारतूस जो कि आम नागरिकों के बीच यह प्रचलित हो गया था, प्रचारित हो गया था कि सेना में ऐसे कारतूस का इस्तेमाल किया गया है जिसका निर्माण गाय और सुअर के चर्बी से किया जाता है। ये वही राइफल है एनफील्ड राइफल जिसमें चिकनी कारतूस का इस्तेमाल किया गया था। तो आपसे पूछा जाए कि उस कौन सा गवर्नर जनरल था जो इसको इंट्रोड्यूस किया था सेना में उपयोग के लिए। विलियम बेंटिंग, हेनरी हार्डिंग, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो बेंटिंग जो है आपका 1830 के आसपास, 33 के आसपास का है। हेनरी हार्डिंग जो है ये 49 का है, डलहौजी उसके बाद का है, कैनिंग 57 का है। इसका आंसर है हेनरी हार्डिंग, हेनरी हार्डिंग। आपसे जब पूछा जाएगा कि तत्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति की, तो यही चर्बी वाली कारतूस। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने क्रीमिया के युद्ध तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, क्रीमिया के युद्ध तथा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम दोनों में भाग लिया था, दोनों में भाग लिया था। तात्या टोपे, नाना साहब, अजीमुल्ला या बहादुर शाह जफर द्वितीय। यहाँ मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि मैं प्रश्न को सेट करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपके सामने रख पाऊं। ये भी याद रखेंगे कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1854 से 1856 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो आप पढ़ ही रही 1857 में। तो वह व्यक्ति कौन था जो दोनों जगह भाग लिया था, तो वो था आपका अजी मुल्ला, अजी मुल्ला। नेक्स्ट है, किसका वास्तविक नाम धोंधू पंत था। यहाँ किसको नहीं होगा, ये किसका होगा। किसका वास्तविक नाम धुंधु पंत था। मंगल पांडे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे। इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब। 1857 की क्रांति में किस नेता ने अंग्रेजों को बार बार पराजित किया, अंग्रेजों को बार बार पराजित किया लेकिन अंग्रेज उसे पराजित नहीं कर पाए। लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल,
और नाना साहब। तो इसका आंसर हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह को कभी अंग्रेज हरा नहीं पाए। उसका एक कारण भी था, क्योंकि वो गोरिल्ला वार यानी गोरिल्ला युद्ध कर रहे थे और उसमें वो एक्सपर्ट थे और बार बार वो अपने पोजीशन को चेंज करते रहते थे, जिसके वजह से उनको हरा पाना अंग्रेजों से संभव नहीं हो पाया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? टी आर होम्स, रीच, जेम्स आउट्रम, विनायक सावरकर। ये सारे जो है इतिहास पे बुक लिखे हैं, उनकी पुस्तकें हैं। तो अपनी पुस्तकों में इनमें से किन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का 1857 के विद्रोह को? तो विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने क्या कहा? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किस ब्रिटिश अधिकारी ने बहुत कड़वे मन से लिखा कि इस मामले में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं लड़ा सके? यानी कि 1857 की जो क्रांति थी वो भारत में हिंदू मुस्लिम एकता की एक जबरदस्त मिसाल थी। दोनों ने बढ़ चढ़कर एक दूसरे का साथ दिया। इसी संदर्भ में एक ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा कि इस मामले में हम इन दोनों को आपस में नहीं लड़ा सकते। वो कौन था ब्रिटिश अधिकारी? कैप्टन नील, कैम्पबेल, एंचिसन या हडसन? तो ये स्टेटमेंट देने वाला ब्रिटिश अधिकारी था इचिसन। किसने कहा था कि भारतीय रजवाड़ों ने तूफान में तरंगरोधी का कार्य किया? तूफान हो गया 1857 के सैनिकों का विद्रोह, इसको तूफान बोला गया है। और तरंगरोधी यानी कि वैसे छोटे छोटे रजवाड़े जो सैनिकों के विरुद्ध जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसी संदर्भ में यह स्टेटमेंट कहा गया है। किसने कहा था? डलहौजी, वेलेस्ली, कैनिंग या कर्जन? ये बोला था कर्जन। ये कर्जन ही तो था उस समय का गवर्नर जनरल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि अर्थात वायसराय की पदवी दे दी गई? 1833, 53 या 58 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? तो 1857 के संघर्ष के बाद क्या हुआ था? तो 1858 में अधिनियम लाया गया था और सत्ता जो है हस्तांतरित होकर क्राउन के पास चली गई थी। और क्राउन अर्थात सम्राट या महारानी, सम्राट या महारानी। तो कौन से अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत वायसराय का पद बना। 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनन किसने घोषित किया? अब मैं 1857 से 1829 इसलिए जा रहा हूं कि 1857 की क्रांति में आप जो रीजन दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि उसके उत्पत्ति के, कि धार्मिक भावनाओं को जो भी भड़काया जा रहा था, जैसे चर्बी वाली कारतूस तो थी, ईसाई मिशनरी भी बहुत सारे प्रचार कर रहे थे और हिंदू धर्म की और यहाँ के मुस्लिम धर्म के खामियों को बता रहे थे, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पड़ रही थी। उसी कुरीतियों में से एक था सती प्रथा, जिसको कि 1829 में बैन कर दिया गया था, जिसमें से जो वो कट्टर लोग थे वो अंग्रेजों के खिलाफ भड़के हुए थे। तो ये कारण में भी बताया गया है, वहां मेंशन है, इसलिए इस प्रश्न को उठाया है। हर एक प्रश्न के पीछे लॉजिक है जो आपके सामने मैंने रखा हुआ है। 1829 में सती प्रथा को गैर कानून किसने घोषित किया? तो 1829 में कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? बिहार में जमशेदपुर, दानापुर, सिवान और भागलपुर। यहाँ चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ जगदीशपुर नहीं लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी में जमशेदपुर का आप जगदीशपुर पढ़ जाएंगे तो ये ही टिक कर देंगे, जो कि गलत होगा। हालांकि 1857 का विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था दानापुर की छावनी से हुआ था। दानापुर के, क्योंकि एक
प्रारंभ करने वाले मुख्यतः कौन थे? सैनिक थे। दानापुर कैंट में अभी भी छावनी मौजूद है, वो अंग्रेजों के समय से ही है। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दानापुर से। उसके बाद वो जगदीशपुर उसका सेंटर बन गया वीर कुंवर सिंह के शामिल होने के बाद। वेल्लोर में सिपाहियों का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर में सिपाहियों का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1764 में, 1806 में, 1856 में, 1857 में। तो ये हो गया 1806 में। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पे लेके लाना जरूरी था, क्योंकि ये भी एक सिपाही विद्रोह है। इसको बताया गया है वहां पे कि प्रथम सिपाही विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था। तो इसके पहले 1857 के पहले 1806 में हुआ था। जो महत्वपूर्ण था, उसके पहले 1764 में जो था वो अंग्रेज के कुछ सेना जो है मीर कासिम से मिल गए थे कुछ सैनिक 17, इसलिए यहाँ पे 1764 पे दिया हुआ है। 1856 तो आप जान रहे, 57 जान ही रहे। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजनीतिक गतिविधियां कब समाप्त हो गई? तो ये भी ध्यान देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बोल रहा है। इसकी राजनीतिक गतिविधियां, शब्दों पे ध्यान देंगे तो गलती नहीं होगी। 1833 में, 58 में, 1917 में, 1947 में। यहाँ आप गलती क्या कर सकते हैं, सीधे 1947 चले जाएंगे। 1947 में जो सत्ता हस्तांतरित हुई है वो क्राउन से भारत को हुई है। क्राउन मीन्स वहां के सम्राट और महारानी से 1947 में। तो ये क्या होगा, 1947 नहीं होगा। क्या होगा आंसर आपका? 1858 में। 1858 के अधिनियम के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक गतिविधियां को ये कर दी गई, और नियंत्रण कहां से हो गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, इंग्लैंड से, महारानी सम्राट के थ्रू। आज के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए, आगे आपको ऐसे ही गाइड करता रहूंगा। धन्यवाद।